हेलो स्टूडेंट्स। आज से मैं आपको पिछले 18 इयर्स में जेई मेंस या एआई ट्रिपल ई में आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा। पहले दिन मैं आपको अभी लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को करूंगा। ये क्वेश्चंस जो है 2002 से ऑनवर्ड्स आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं उनको मैं कराऊंगा। फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक्स को भी कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स 0 अंडर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन रूट 2x। इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? इसको ज्यादातर बच्चे ऐसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स 0 अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है। और देन दे विल से लिमिट एक्स टेंड्स 0 साइन एक्स बाय एक्स, और आंसर आ गया 1। ज्यादातर सारे बच्चे इसको ऐसे करेंगे, लेकिन ये गलत सोल्यूशन है। व्हाट इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन? सी नाउ, एक्चुअली याद रख लो, अंडरूट लैम्डा स्क्वायर जो है मॉड लैम्डा होता है। बोर्ड लेवल में तो आप अंडरूट लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा लिख देते थे, लेकिन प्रॉपर है मॉड लैम्डा। और मॉड लैम्डा का मतलब होता है लैम्डा इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस लैम्डा इफ लैम्डा इज लेस देन इक्वल 0। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मॉड लैम्डा की वैल्यू लैम्डा होती है यदि लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। मॉड लैम्डा की वैल्यू माइनस लैम्डा होती है यदि लैम्डा लेस देन इक्वल 0 हो। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और इसी बात को मैं यूज कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स 0, ये बन गया अंडू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 2x। लिमिट x टेंड्स 0, ये बन गया मॉड साइन एक्स अपॉन x। और क्योंकि मॉड आ गया है, इसलिए आपने लिमिट चैप्टर में पढ़ा होगा। यदि आपने मेंस लेवल में लिमिट पढ़ ली है तो आपने पढ़ा होगा कि मॉड यदि क्वेश्चन में आ जाता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाले जाते हैं। मॉड आया हुआ है, इसलिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स 0 माइनस x टेंड्स 0 माइनस का मतलब x 0 से जरा सा कम है। 0 से जरा सा कम हो गया तो x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन x नेगेटिव होता है, इसलिए ये बन गया माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। आंसर आ गया -1। और राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स 0 प्लस मॉड साइन एक्स विल बिकम साइन एक्स, क्योंकि 0 प्लस का मतलब x इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो x हो गया अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। x जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव हो गया, तो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया। क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव है तो मॉड हट के साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया, दैट इज 1 आ गया। देयरफॉर राइट हैंड लिमिट 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई। हेंस यू विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर।
इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी दिस टू द पावर x की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। पहले देखो ये किस फॉर्म में है, इसमें न्यूमरेटर भी इंफिनिटी को रन कर रहा है, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी को रन कर रहा है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की वाली फॉर्म है, पावर भी इंफिनिटी को टेंड कर रही है। तो पहले इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इज ए इनडिटरमिनेट फॉर्म। पहले हम ये देखेंगे कि अंदर वाला पार्ट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाली फॉर्म में है तो किसको टेंड कर रहा है, ये निकालने के लिए पहले मैं केवल इनर पार्ट को लेकर चल रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस 5x 3 बाय एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा x टेंड्स टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चन के अंदर ऊपर और नीचे x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देते हैं। इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है तो x की पावर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये टेंड्स टू 0 हो गया, ये टेंड्स टू 0 हो गया तो पूरा न्यूमरेटर टेंड्स टू 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू 1 आ गया तो 1 अपॉन 1 इज 1। मतलब ये निकला कि इंटीरियर पार्ट 1 को टेंड कर रहा है। अब यदि इंटीरियर पार्ट 1 को टेंड कर रहा है तो एक क्वेश्चन हो गया 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म में, और 1 टू द पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस को आपने पढ़ा होगा बोर्ड लेवल, जब मेंस लेवल की तैयारी की है तो आपने जब थ्योरी पढ़ी तो आपने पढ़ा होगा जब भी 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म में आए क्वेश्चन तो हमेशा इसको लिखो e टू द पावर वही इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू दिस थिंग माइनस 1 इंटू पावर। ये हमेशा स्टैंडर्ड रूल है, जब भी 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म में हो हमेशा लिखो e टू द पावर बेस माइनस 1 इंटू पावर। तो अब ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ गया 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, बाहर आ गया x। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और ये आ गया 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाली फॉर्म में है। 4 अपॉन 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर आ गया 4। देयरफॉर ये जो पावर है ये e की पावर में था, ये सारा e की पावर में था, इसलिए आंसर आ गया e टू द पावर 4। दिस बिकम्स अ करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई फंक्शन f है, f2 की वैल्यू 4 है, f'2 की वैल्यू भी 4 है और इसकी लिमिट हमने निकालनी है। पहले देखो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, क्लियर है। न्यूमरेटर 2 इंटू f2 इज 4, ये वाला पार्ट 8 को टेंड कर रहा है, ये वाला पार्ट भी 2 इंटू f2, ये वाला पार्ट भी 8 को टेंड कर रहा है। 8 माइनस 8 0, तो ये 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म में है और हम जानते हैं
जब क्वेश्चन 0.0 वाली फॉर्म में हो, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, यदि ये 0.0 वाली फॉर्म में हो तो इसको ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव करना अलाउड है। जब भी fx अपॉन gx आ जाए तो इसको लिमिट x टेंड्स टू a ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव करना अलाउड है। इसको बोलते हैं लॉपिटल्स रूल प्रोनाउंसिएशन है, इसमें h साइलेंट है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी लॉपिटल्स रूल है। लॉपिटल्स रूल कहता है कि जब भी 0.0 वाली फॉर्म में हो तो ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव करना अलाउड है। तो वही हम एलएच रूल लगाने पर हमको मिल जाता है कि 1 इंटू f2 माइनस 2 इंटू f डैश x अपॉन 1। अब f2 की वैल्यू 4 दे रखी है, माइनस 2 एज x टेंड्स टू f डैश 2 की वैल्यू 4 है, तो आंसर आ गया -4। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पूरी की लिमिट क्या होगी। पहले हम इसको सिग्मा वाली फॉर्म में लेके आते हैं। सिग्मा r टू द पावर p, r इज इक्वल टू 1 टू n होल अपॉन n टू द पावर p प्लस 1। न्यूमरेटर को मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने का फायदा क्या है अभी आपको समझ आएगा। ये हो गया r इज इक्वल टू 1 टू n r बाय n टू द पावर p इंटू 1 बाय n। अब ये क्वेश्चन जो है r बाय n और 1 बाय n वाली फॉर्म में आ गया है और सिग्मा भी लगा हुआ है। जब भी सिग्मा लगा हो r बाय n आ जाए और 1 बाय n केवल एक बार आए। सिग्मा लगा हो सब जगह r बाय n हो और 1 बाय n केवल एक बार हो और n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और ये दोनों मिलकर बन जाते हैं इंटीग्रेशन का साइन। r बाय n बन जाता है x टू द पावर p, 1 बाय n बन जाता है dx। ये दोनों मिलके बन जाते हैं इंटीग्रेशन का साइन। r बाय n बन जाता है x, 1 बाय n बन जाता है dx। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाय n, इसके अंदर r की मिनिमम वैल्यू पुट करो तो लोअर लिमिट आ जाएगी और इसमें r की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। r की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 बाय n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आंसर आ जाएगा 0। 1 बाय n, n टेंड्स टू इंफिनिटी की लिमिट 0 आएगी और r की मैक्सिमम वैल्यू है n, तो n बाय n, n टेंड्स टू इंफिनिटी में आंसर आ जाएगा 1 आ गया। x टू द पावर p dx 0 to 1, this is equal to x to the power p plus 1 by p plus 1 and 0 to 1। ये आ गया आंसर 1 by p plus 1। Therefore this becomes the correct answer। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट इनमें से कौन सी होगी। ये क्लियर है, जब भी क्वेश्चन में बॉक्स आता है, बॉक्स का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों निकाली जाती हैं।
लेकिन यदि x टेंड्स टू 0 माइनस करें, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने हो और यानी n ऑड होगा, तो उस केस में ये नेगेटिव बन जाएगा। 0 माइनस में n ऑड वाले केस में ये नेगेटिव बन जाएगा और लॉग नेगेटिव नंबर पे ऑपरेट नहीं करता। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पे लिमिट का मतलब ही राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे नहीं। लिमिट का अंडरस्टूड मतलब हो गया कि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं 0 प्लस वाले केस में ये अपॉन में एग्जैक्ट 0 आ जाएगा, ये भी एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। बॉक्स x की वैल्यू 0 आ जाएगी और डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 आ गया, तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर फोर्थ चॉइस बिकम्स अ करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि f1 इक्वल टू 1 है, f'1 2 है, इसकी लिमिट इनमें से कौन सी होगी। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है। एज x टेंड्स टू 1 दिस टेंड्स टू f1, तो अंडरूट 1 इज f1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो अंडरूट 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म में है। 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म में हो तो ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव लेना अलाउड है यूजिंग लॉपिटल्स रूल। ये मैं आपको शुरू में बताया था। लॉपिटल्स रूल के हिसाब से यदि क्वेश्चन 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म में हो तो ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव करना अलाउड है। तो इसका डेरिवेटिव क्या, 1/2 अंडरूट fx इंटू f'(x), 1/2 अंडरूट x इंटू 1, ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये बन गया अंडरूट x अपॉन अंडरूट fx इंटू f'(x). अब एज x टेंड्स टू 1, ये बन गया 1, ये भी बन गया 1, f'1 इज 2, 1 अपॉन 1 इंटू 2 becomes 2, therefore first choice becomes the correct choice। आ गया है कि f is defined in this interval and definition of fx is this। हमने पता लगाना है कौन सी चॉइस करेक्ट है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड एंड फोर्थ। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos x की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होती है, क्योंकि आपने बोर्ड लेवल में या बेसिक लेवल में पढ़ा होगा कि क्योंकि जब x इंफिनिटी को टर्न करता है, आपको पढ़ाया गया होगा, तो cos x किसी एक नंबर के करीब नहीं आता। cos x की वैल्यू -1 और 1 के अंदर फ्लक्चुएट करती रहती है। cos x किसी एक नंबर के करीब नहीं आता, इसलिए हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इस डेफिनेशन में क्लियरिटी नहीं है। मैं इसी बात को मैं ऐसे बोलूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि x इंफिनिटी को टेंड करे किसी भी रास्ते से, आंसर हमेशा सेम आएगा, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। और यदि दो अलग अलग रास्ते से आंसर अलग अलग हो गया तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू इंफिनिटी को रन कर रही है, ऐसे बढ़े 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेते हुए x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इन सारे केस में आंसर आएगा 1, क्योंकि cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, ऐसे करके यदि x बढ़ता है तो आंसर आएगा 1। और यदि
एक्स ऑड वैल्यूज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेके चलता है, कॉस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, एक्स इस तरीके से आगे बढ़ता है तो आंसर आता है -1। दो अलग अलग रास्ते से आंसर आ गया, डिफरेंट आ गया आंसर, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एक्स इंफिनिटी को टेंड करे किसी भी तरीके से आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। यदि एक बार भी डिफरेंट पाथ लेके डिफरेंट आंसर आ गया तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करूंगा। अब सपोज x इक्वल टू a पे मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करता हूं। लिमिट x टेंड्स टू a fx, x a के करीब इररेशनल वैल्यूज लेते हुए a के करीब आता है तो आंसर आएगा -a। x रैशनल वैल्यूज लेते हुए a के करीब आता है तो fx विल टेंड टू a। और दो अलग अलग रास्ते से अलग अलग लिमिट आ गई तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये दोनों अलग अलग तब हैं यदि a नॉट इक्वल 0 है। यदि a 0 हो जाए तब दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि a पे कॉन्टिन्यूस होगा प्रोवाइडेड a इज 0, बाकी a नॉन जीरो होगा तो ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे। तो f इज डिसकॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल 0 इज द करेक्ट आंसर। यदि a नॉन जीरो होगा तो fx की वैल्यू -a के करीब भी आएगी और a के करीब भी आएगी, डिपेंड करता है x a के करीब इररेशनल वैल्यूज लेते हुए a के करीब आ रहा है या रैशनल वैल्यूज लेते हुए a के करीब आ रहा है। इसलिए हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इफ a इज नॉन जीरो। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि f डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स इक्वल 0 है और ये कंडीशन दे रखी हैं। f 3/2 माइनस जी 3/2 को कैलकुलेट करना है। तो इसको सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूं, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा f डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इक्वल टू c का मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और c की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों तरफ x की वैल्यू 1 रखता हूं। तो f1 इज 4, g1 इज 2 इक्वल टू c, मतलब कि c की वैल्यू आ गई 2 और c 2 हो गया तो आई गेट f डैश x माइनस g डैश x इक्वल टू 2। अब फर्दर प्रोसीडिंग मैं दोबारा इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, आई गेट fx माइनस gx इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा। अगेन पुट x इक्वल टू 2, तो f2 माइनस g2 इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा। अब f2 की वैल्यू 9 है, g2 की वैल्यू 3 है, तो यहां से मेरे को मिला 9 माइनस 3 इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 एंड लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। देन आई गेट, इसके अंदर मैं x लैम्डा की वैल्यू 2 रख देता हूं, तो आई गेट fx माइनस gx
fx माइनस gx इक्वल टू 2x प्लस 2। तो f 3/2 माइनस g 3/2 इक्वल टू 2 इंटू 3/2 प्लस 2, that is the answer is 5। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, F5 और F'0 की वैल्यू दे रखी है, F'5 निकालना है। हम डिफरेंशिएबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हम जानते हैं कि F'5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स 0 F5 प्लस h माइनस F5 अपॉन h। और टू प्रोसीड फर्दर F5 प्लस h माइनस F5 को लिख देते हैं 5 प्लस 0 अपॉन h। अब ऐसा करने में हमको फायदा ये हो जाता है कि दोनों के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा पाता हूं। लिमिट h टेंड्स 0 F5 इंटू FH माइनस F5 इंटू F0 होल अपॉन h। और यहां से यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स 0 F5 इंटू FH माइनस F0 अपॉन h। F5 कॉमन ले लो, उसकी वैल्यू 2 होगी। लिमिट h टेंड्स 0 FH माइनस F0 अपॉन h is clearly by definition this becomes F'0। तो 2 into F'0 is 3, therefore the answer becomes 6, hence F'5 has the answer 6। इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस, आंसर क्या आएगा? आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो और इनफाइनाइट टर्म्स हो तो उस केस में इसको सिग्मा वाली फॉर्म में लेके आओ। पहले ये बन गया सिग्मा r to the power 4 r इक्वल टू 1 to n अपॉन में n to the power 5 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r क्यूब r इक्वल टू 1 to n अपॉन में n to the power 5। अब इसके बाद r by n और 1 by n लेके आओ। क्वेश्चन को r by n और 1 by n वाली फॉर्म में लेके आओ। r by n to the power 4 into 1 by n माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बन गया r by n की पावर 3 into 1 by n, लेकिन एक बार और 1 by n आएगा क्योंकि n to the power 5 है। अब इसको तो आप करना जानते हो, क्योंकि इस स्टेप के बाद लिमिट और सिग्मा मिलके बन जाते हैं इंटीग्रेशन r by n बन जाता है x टू द पावर 4 और 1 by n बन जाता है dx। लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r by n वाले फॉर्मूले से लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकलती है। r की मिनिमम वैल्यू है 1 by n as n tends to infinity becomes 0, therefore lower limit is 0। अब अपर लिमिट as n tends to infinity,
तो r की मैक्सिमम वैल्यू है n, तो n बाय n की वैल्यू, क्योंकि r की मैक्सिमम वैल्यू n है, तो n बाय n का आंसर आ गया 1, देयरफॉर अपर लिमिट इज 1। इन दिस वे आगे तो इंटीग्रेशन करके किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो है थोड़ी सी दिक्कत है। अब माइनस में इंटीग्रेशन का साइन आया, ये आ गया एक्स क्यूब और ये dx, और लोअर लिमिट अपर लिमिट वही रहेंगे, लेकिन ये 1/n एक्स्ट्रा है, इनटू में लिमिट, इसके अंदर लिमिट यूज हो गई है, मैंने इस पार्ट की लिमिट यूज की तो यहां पहुंच गया, इस पार्ट की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n हो गया। अब आगे जो है ये बन गया x टू पावर 5/5 0 to 1 माइनस x पावर 4/4 0 to 1, लेकिन ये वाला पार्ट 0 बन गया, तो therefore the answer is simply 1/5। 1/5 becomes a correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट x टेंड्स 0 दिस थिंग इक्वल टू k है, तो k की वैल्यू क्या होगी? टू डू इट, लिमिट x टेंड्स 0, इसके अंदर सबसे आसान तरीका है यूज लॉपिडल्स रूल, 1/3 plus x into the derivative of 3 plus x 1 minus 1/3 minus x into the derivative of 3 minus x minus 1 whole upon 1, limit x tends to 0 1/3 plus x plus 1/3 minus x, therefore 2/3 becomes the answer। दिस इज इजी क्वेश्चन में इसकी लिमिट निकालनी है। वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लिमिट x टेंड्स 0 सीकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रल हो गया tan t 0 to x स्क्वायर अपॉन x sin x। वैसे वाला क्वेश्चन विदाउट इंटीग्रेटिंग भी हो सकता था, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन आसान थी, इसलिए मैंने इंटीग्रेट करके कर लिया। लिमिट x टेंड्स 0 tan ऑफ x स्क्वायर माइनस tan 0 इज 0 अपॉन में x sin x, मैं अपॉन x इंटू x कर देता हूं, तो इसकी लिमिट हो गई 1। तो क्वेश्चन बिकम्स लिमिट x टेंड्स 0 tan ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, आंसर इज 1, therefore फोर्थ चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि इसकी मैंने लिमिट निकाली है और इसको मैंने 1 लिख दिया है। क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट केवल तभी ले सकते हैं जब वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी हो। मैं ध्यान देना इस बात को, क्वेश्चन के एक पार्ट की मैं लिमिट केवल तभी ले सकता हूं जब उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो और वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो, तो उसकी लिमिट ले सकते हैं। ये गलती बहुत बच्चे कर जाते हैं जिसमें वो एक पार्ट की लिमिट डायरेक्टली निकाल लेते हैं विदाउट टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग। इस क्वेश्चन में कहा गया है एफ ए माइनस एफ ए इक्वल टू जी ए इक्वल टू के दे रखा है, इसकी लिमिट 4 है, तो के की वैल्यू क्या होगी? कंडीशन ये दे रखी है कि nth डेरिवेटिव ऑफ fx एंड nth डेरिवेटिव ऑफ gx आर नेवर इक्वल फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ n। तो
इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन देख सकते हो कि 0/0 वाली फॉर्म में है एफ ए इंटू जी ए माइनस एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ ए प्लस जी ए। 0/0 वाली फॉर्म में क्लियरली है क्योंकि एफ ए और जी ए दोनों की वैल्यू के है। तो अब ये मेरे को मिल गया लिमिट x टेंड्स टू a एफ ए डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज जी डैश एक्स माइनस एफ ए का डेरिवेटिव 0 जी ए एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जी ए की वैल्यू 0 डेरिवेटिव जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4। एफ ए और जी ए दोनों की वैल्यू के दे रखी है तो के आउटसाइड लिमिट x टेंड्स टू a जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 का मतलब हो गया k इक्वल टू 4।